Hello everyone, welcome to our channel परीक्षा ट्रिक। वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा ट्रिक। तो आज हम इकोनॉमिक्स की वीडियो आप लोग के लिए ला रहे हैं, ठीक है। और ये यूज़फुल है आपके लिए सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए ये यूज़फुल है। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, जैसे पॉलिटी का है, इडियम्स वगैरह हैं, नोबेल प्राइज़ हैं, और इकोनॉमिक्स के जो पार्ट्स हैं वो आ रहे हैं, और पॉलिटी के पार्ट्स भी आपके लिए लगातार हम ला रहे हैं। और भी सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बस ये सपोर्ट चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये हमारा चैनल है परीक्षा ट्रिक, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर बजट, ठीक है। तो ये बजट वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और आपको करंट अफेयर समझने के लिए भी ये टर्म बहुत ज़रूरी है, बजट को समझना, क्योंकि उसमें आती है कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है। तो ये सारी टर्म्स होती हैं जो आप यहाँ से सीख लेंगे तो आपको फर्दर वो हेल्प ही करेगा, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स का हमारा फिफ्थ सीरीज है, ठीक है। क्यों, इससे पहले जो 4 सीरीज है उसमें हमने मनी एंड बैंकिंग कवर किया था, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हैं उसमें। तो वो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, और इधर वो आरबीआई टर्म्स में डील करती है, और ये फिजिकल पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट डील करती है, ठीक है। तो ये बजट का पार्ट 1 है। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पॉलिटी की भी वीडियो है उसे भी जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा बजट का पार्ट 1 है। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो ये उससे पहले मैं बता दूं, ये देखिए हम ये ढूंढ के लाए हैं, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो ये सारे देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंडिचर कॉमा टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज। देखिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, टैक्सेशन लगाती है या लोन लेती है, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं। पहला है हमारा फिजिकल पॉलिसी, बी है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, सी है हमारा बैंक पॉलिसी, डी है हमारा टैक्स पॉलिसी। तो बताइए आप, आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर भी है, टैक्सेशन भी है, और लोन भी है। तो इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है। देखिए टैक्स पॉलिसी नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर और लोन भी है। बैंक पॉलिसी नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपको पहले वीडियोस में जैसे मैंने बताया कौन डील करता है, आरबीआई करता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में। बट ये जो आंसर है, इसका आंसर है ए, फिजिकल पॉलिसी। क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में कौन डील करता है, गवर्नमेंट, और इसमें आरबीआई का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आंसर बना हमारा, एक्सपेंडिचर टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है गवर्नमेंट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी, और टैक्सेशन आता है, और लोन जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों करती है गवर्नमेंट ये सारी चीजें, टू फुलफिलमेंट ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होती है, मेरिट गुड्स, ये जो टर्म्स है ना फिजिकल पॉलिसी, ये इकोनॉमी में इसलिए किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। और मेरिट गुड्स पे गवर्नमेंट देती है, जो जिसका कोई गवर्नमेंट को इतना फायदा नहीं होता है, बट ये समाज के लिए जरूरी है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, ये क्या है, हमारे लिए मेरिट गुड्स है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ये क्या है, हमारे लिए मेरिट गुड्स हैं, ठीक है। तो ये सर्विस जो जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, ये मार्केट के थ्रू वहाँ गवर्नमेंट पहुँचाती है, ठीक है। और इसके लिए जो लोन वोन टैक्सेशन जितने भी हम टैक्स भरते हैं, ये सब कहाँ इन्वेस्ट होती है, बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है, मेरिट गुड्स में इन्वेस्ट करना, ताकि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये भी देखिए, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉलिटी की वीडियो है वो काफ़ी अच्छी है, उन्हें जरूर देखें। सीरीज है वो भी पूरी अच्छे से आ रही है आपके लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू, अभी बताया जैसे मैंने। तो क्या होगा इसका आंसर, आप सोचिए। तो फिजिकल पॉलिसी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इसका भी नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम इसका भी नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लानिंग, देखिए प्लानिंग नहीं आता है फिजिकल पॉलिसी में ना, तो ये भी नहीं होगा।
तो इसके क्या होना, रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है उसकी जो रेवेन्यू आ रही है, ठीक है, और जो रेवेन्यू आती है ना गवर्नमेंट की, वो उसे क्या रिसीविंग बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट होती है जिसमें क्या आता है, टैक्सेशन आता है, ठीक है, और भी जितने भी टर्म्स होते हैं जैसे फाइन वगैरह, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, ठीक है, ये टैक्सेशन हो गया। तो ये रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे मेरिट गुड्स हो गया या और भी तरह तरह के प्लानिंग्स आते हैं, सब्सिडीज आती हैं, तो उस पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी, इसी से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये काफी बार पूछा गया है, बैंक पीओ, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, तो ऐसे आपके लिए हम ये काफी खोज खोज के ला रहे हैं और मेहनत बहुत कर रहे हैं गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिवन टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है, सब्सिडी किसको देती है, ए कंज्यूमर यूनिट, बी प्रोडक्टिव यूनिट, सी बैंकिंग यूनिट, या डी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये देखिए काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने काफी मेहनत करके ढूंढ के निकाले हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते रहे हैं लगातार। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर बेसिकली है ए कंज्यूमर यूनिट। तो सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिवन टू ए कंज्यूमर यूनिट, ठीक है। क्योंकि ये कंज्यूमर यूनिट बेसिकली एक टर्म है जो किसको, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब्सिडी सब्सिडी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही होता है और इंडिविजुअल के लिए बहुत कम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो सब्सिडी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जितना आप कैश पे कर रहे हो ना, अगर आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो आपको थोड़ा उस अमाउंट को कम कर देती है गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू। मान लेते हैं जैसे अभी रूरल एरियाज में उन्होंने चलाया गवर्नमेंट ने, कि मान लेते हैं एक सिलेंडर का प्राइस 900 था, बेस प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने एज अ होल सारी वहां के जितने भी लोग थे उनको दे दिया क्या, सब्सिडी दे दिया, मान लेते हैं 100 का। तो सबको 100 का 100 रुपए का सब्सिडी पड़ गया, तो अब उन्हें कितना पे करना पड़ रहा है सिलेंडर के लिए, 800 रुपए। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, उसके लिए ये सब्सिडाइज किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कंज्यूमर यूनिट बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बी मेट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंड जो है वो एंटिसिपेट किया जाता है, एक्सपेंडिचर जो खर्च किया जाता है, मतलब बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू। पहला ए है हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी है हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सी है हमारा वोट ऑन अकाउंट, या डी है हमारा फॉर्म ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, आप इसका आंसर थोड़ा सोच के बताइएगा मुझे कि इसमें से कौन सा फंड है जो मतलब बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए 3 तरह के फंड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो ये है हमारा ए ऑप्शन। ये होता क्या, ये बताता हूँ अभी मैं आपको। बी है हमारा पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक, पीए से लिख रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। और सी है हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इन तीनों का बेसिक मतलब ये होता है, जो कौनसी रिलेटेड फंड होता है ना, ये हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 266। ये किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिकल 266 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीव होगी ना, ठीक है, वो उनके अकाउंट में, वो किसके थ्रू होता है, आईटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स के थ्रू, ठीक है, या सेंट्रल एक्साइज और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू जो आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शनल इनकम जो होता है वो ऐड नहीं होता है। तो ये जो पैसे खर्च करते हैं ना, ये जो जितने भी आते हैं, वो पहला क्या होता है, हमारा कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 266 के पार्ट 1 के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं थ्रू इनकम टैक्स या कस्टम्स के थ्रू या सेंट्रल एक्साइज के थ्रू या और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू जितने भी आते हैं, तो वो जो खर्च करेगी वो किसके थ्रू करेगी, वो कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू, ठीक है। फिर बी मैंने बताया था आपको, ये पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या होता है, पब्लिक अकाउंट में बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो किसके तरह एक्ट करती है, पब्लिक अकाउंट को यूज करने के लिए गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। होता पब्लिक का ही पैसा है, पर वो उसमें बैंकर कौन बन जाता है, गवर्नमेंट बन जाता है। अगर वो आपके पैसे यूज कर रही तो इंटरेस्ट वगैरह देगी, तो उस टर्म्स में आता है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 266 के पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो आंसर है सी,
कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये और इन दोनों का एक पार्लियामेंट से अप्रूवल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये जो तीसरा होता है ना, ये विदाउट अप्रूवल निकाला जा सकता है। ये फंड होता क्या है? ये फंड होता है, कॉन्टीजेंसी फंड इज अ फंड फॉर इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन। ये फंड कब यूज किया जा सकता है? कि जब हमारे देश में या तो इमरजेंसी हो या कोई क्राइसिस आया हो, जो अचानक मतलब उसमें पैसे डाल के हमें कुछ ना कुछ करना है और पार्लियामेंट की उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें जरूरत ही नहीं होती कि पार्लियामेंट की जो मतलब अप्रूवल लिया जाए, और ये सीधा किससे होता है? ये सेक्शन होता है सीधा प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी क्राइसिस आती है तो इसे कौन सेक्शन कर देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए यूपीएससी में भी पूछा गया है, सीडीएस, उत्तराखंड एसएससी, जेई आरआरबी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टर्म्स मैंने आपको बता दिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना हमारा? बी, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? ए स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, बी सीएसओ, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या डी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये पब्लिश करती है, ठीक है, और ये हर साल होता है, एवरी ईयर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये कब कब होता है? ये हर साल आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हर साल आता है, जो किसके द्वारा होता है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इस इकोनॉमिक में मतलब ये दिखाया जाता है कि हमने क्या अभी जो अचीवमेंट क्या रही है हमारी, और हमने क्या क्या कर दिया है, पैसे इन्वेस्ट इकोनॉमी में, जैसे ये हॉस्पिटल्स बनाए, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट बनाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, तो वो उसके टर्म्स में क्या करते हैं? फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी वीडियोस है वो भी जरूर देखें, पॉलिटी वगैरह सब है हमारे चैनल पे, ठीक है, और लाइक जरूर करें वीडियोस को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवे कम्स फ्रॉम, मैक्सिमम पार्ट किसके थ्रू आता है इंडियन रेलवे का रेवेन्यू का? ए कोचेस, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सी टिकट्स, या डी अदर सोर्सेस, बताइए। तो जो मैक्सिमम पार्ट है ना, वो यूजुअली आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या बना? बी। जो रेलवे का मेजर पार्ट होता है ना कमाई का, वो किसके थ्रू होता है? जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, पहले तो ये बताइए डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है उनकी शेयर्स प्राइवेट में बेचती है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट, पहले इसका आंसर बता देता हूँ फिर मैं बताता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। कि पहला है हमारे पास ए लिबरलाइजेशन, बी है ग्लोबलाइजेशन, सी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे। इसका आंसर हुआ डी, प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? ओनरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ओनरशिप जो गवर्नमेंट के हाथ से किसके हाथ में चला जाता है? प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, ठीक है। जैसे रेलवेज है, तो अभी रेलवे को जैसे स्टेशन वगैरह प्राइवेटाइज हुए हैं थोड़ा, तो वो क्या है? बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट है। जो गवर्नमेंट की शेयर है, जो गवर्नमेंट सोल्ड करेगी किसको? पब्लिक एंटरप्राइजेस को या पब्लिक इंडिविजुअल को, तो वो क्या हो जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो क्या, गवर्नमेंट से क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इससे काफी क्वेश्चंस हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, उसका जो शेयर्स होता है वो या ओनरशिप जो ट्रांसफर होता है प्राइवेट के पास, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? ए इरिगेशन एक्सपेंडिचर, बी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सी डेट सर्विस, या डी ग्रांट इन एड।
बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इरिगेशन एक्सपेंडिचर। इरिगेशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर होता है रिफर्स टू विच लीड्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो इरिगेशन एक्सपेंडिचर होता है वो किस लिए होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन एक्सपेंडिचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो सोशल और इकोनॉमिक होते हैं वही बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो इसका आंसर बना ए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कौन सा है? इरिगेशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। फिर से देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया है अपने पास। डिसइन्वेस्टमेंट इज, अभी समझाया मैंने। ए क्या है? ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट। बी offloading of government share to private companies। C increase in investment। D closing down business concerns। देखिए ये फिर देखिए यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस और सीपीओएसआई। ठीक है, तो इसका देखिए क्लोजिंग डाउन बिजनेस नहीं, अभी मैंने आपको समझाया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं होगा। ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखिए प्राइवेट कंपनीज बोला है इसमें, तो प्राइवेट कंपनी की शेयर्स ऑफ नहीं होते इसमें। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है इसका आंसर? बी, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। मान लीजिए जैसे कि आईआरसीटीसी वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन रेलवे का जो केटरिंग वेबसाइट है, तो वो उसका भी अभी शेयर्स बेचा था गवर्नमेंट ने अक्टूबर में, शायद अक्टूबर 2019 में। ठीक है, IRCTC। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की जो 100% शेयर है, तो उसमें से जो 51% होता है ना जिसके पास होल्डिंग्स, वो क्या होता है? उसका मालिक होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 100% शेयर है तो उसमें से 51% अपने पास रखती है और 49% मार्केट में दे देती है। तो मार्केट से क्या आ जाता है? उनके पास पैसा भी आ जाता है और उसकी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स इनके पास है। तो ये जो 49% इन्होंने मार्केट में बेचे ना प्राइवेट इंडिविजुअल को, तो शेयर्स बेसिकली क्या होता है कि जितना भी आपका कैपिटल होता है उस कंपनी की, उस हिसाब से उसके शेयर्स बनते हैं। तो उस हिसाब से उतना परसेंट मार्केट में उसकी ओनरशिप चली जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या है कि 100% में से 49% ओनरशिप किसके पास चली गई है? पब्लिक के पास या प्राइवेट कंपनीज के पास। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। देखिए फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट, बी प्राइस स्टेबिलिटी, सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, या डी रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी। क्या है कि जो फिजिकल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? रेगुलेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब बताता हूँ क्यों। देखिए फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए करती ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे और एम्प्लॉयमेंट हो। जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट टर्म होता है, ये इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी कभी रीच नहीं कर सकती फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर हम प्रैक्टिकल चले तो। लेकिन इन थ्योरी हम मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, ये टर्म पॉसिबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट चाहती है अपने इकोनॉमी में, या फुल बोल लीजिए। तो ये किसके थ्रू चाहती है? वो फिजिकल पॉलिसी में ये भी उनका क्या है? पार्ट है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट अगर मान लीजिए इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो दो तरीके से कंट्रोल होते हैं। जैसे मैंने आपको बैंकिंग में बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करती है? ये आरबीआई करती है। ये किसका काम होता है? आरबीआई। ये मैंने अपने बैंकिंग वाले उसमें वीडियोस में काफी अच्छे से समझा रखा। और ये जो फिजिकल पॉलिसी ये कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है कि ये सारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जो रिच और पुअर है ना, उनके बीच का जो गैप है वो कम कर रही गवर्नमेंट। तो मतलब कम करना चाहती है किसके थ्रू? फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो ये तीनों किसके टर्म्स एंड कंडीशन आ गए? ये तीनों आ गए फिजिकल पॉलिसी के। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड है और वो मार्केट
मार्केट फैक्टर पे ही चलते हैं, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। तो जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आता है वो वहीं पे चलते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का अपना कोई इतना रोल होता नहीं, मे बी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप अपनी अपनी कंट्री की तरफ से, बट ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को कुछ इतना एक कंट्री नहीं ला सकती, ठीक है। तो ये इसका किसका टर्म नहीं बना, ये फिजिकल पॉलिसी का टर्म नहीं बना, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम अंडर द बजट हेड ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है, जो गवर्नमेंट जो अपने जो बॉन्ड्स को सेल करती है, ठीक है, वो बजट हेड किसका है, अंडर रेवेन्यू रिसीट, सी करंट एक्सपेंडिचर, या बी करंट एक्सपेंडिचर, सी कैपिटल आउटले, या डी कैपिटल रिसीट। देखिए तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बेसिकली डी कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट वाला समझाया, तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपना जो बॉन्ड या शेयर बेचती है वो किसके उस पे बेचती है, उसके पास जो कैपिटल है, ठीक है। तो वो बजट हेड किसका किसके अंडर आता है, कैपिटल रिसीट के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू, करंट और कैपिटल आउटले है ये, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, कैपिटल रिसीट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पब्लिक बजट जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जीरो बेस्ड बजट जो है पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, या डी स्वीडन। तो इसका आंसर आप गैस कर लीजिए, आपके पास है 2-3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली ये यूएसए, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूएसए के द्वारा, ठीक है। ये जीरो बेस्ड बजट क्या है, ये बेसिकली एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है किसके लिए, जो रिड्यूस एंड जस्टिफाई ऑन गोइंग स्कीम और वर्क, जो भी अभी स्कीम या काम चल रहा है ना, उसके लिए ये यूज किया जाता है क्या, जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। जो काम चल रहा होता है ना इकोनॉमी में, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि उस पर लोड ना पड़े, तो इसलिए। तो उसको किसने पहले बार यूज किया था, यूएसए ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू। तो पहले ये बताइए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। तो डेफिसिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, घाटा। ये ध्यान रखिएगा, जो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं डेफिसिट को, घाटा। और फाइनेंसिंग को क्या बोलते हैं, उस घाटे को भरने के लिए दिया गया पैसा। तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू ए इन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी रिसेशन, या डी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो इसका आंसर है ए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्यों, कि जो हमारे इकोनॉमी में जो घाटा हुआ है, ठीक है, डेफिसिट हुआ है, उसको भरने के लिए हम जो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमी में अपने घाटा को भरने के लिए बार बार पैसे दोगे, तो इकोनॉमी में क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, और एक टाइम के बाद मनी सप्लाई अगर आप इंक्रीज करोगे, तो वो क्या लीड कर जाता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन ले आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जो हम डेफिसिट को, अपने घाटे को भरने के लिए पैसा डाल रहे हैं इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट डालती है, ठीक है, थ्रू फिजिकल पॉलिसी, तो वो क्या कर जाता है, अगर वो ज्यादा आ जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा उससे इकोनॉमी में, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हमारे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फिर से गाइस वही पुरानी बातें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूज एज नेशनल डेट। इसमें से कौन सा नेशनल डेट नहीं है, ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, सी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या डी प्रोविडेंट फंड। बताइए। तो इसका आंसर है सी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या नहीं है, नेशनल डेट नहीं है, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, कि ये सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको हम अगले दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कि जो क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, नेशनल डेट नहीं है। डेब्ट का मतलब होता है बेसिकली कर्ज, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद, देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप
इस चीज को, मतलब फिजिकल पॉलिसी को अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है आप बताइए। तो इसका पहला है हमारे पास ऑप्शन ए पब्लिक रेवेन्यू, बी है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट, या सी है बैंक रेट पॉलिसी, या डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए सी नहीं होगा। बैंक रेट पॉलिसी कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई, क्योंकि ये मैंने आपको पहले मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में काफी अच्छे से समझाया, ठीक है। तो क्या है, जो फिजिकल पॉलिसी है ना, वो किस चीज के एडजस्टमेंट के लिए है? गवर्नमेंट किस चीज को एडजस्ट करने के लिए बना करती है? इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है उसका एडजस्टमेंट, और जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है उसका एडजस्टमेंट को क्या हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो ये किसके? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? जो पब्लिक से रेवेन्यू आ रही गवर्नमेंट को, ठीक है, इन द टैक्स, तो ये क्या हुआ? इनकम हुआ। और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट, तो ये किसका हुआ? पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर। तो ये क्या बना? ये दोनों। तो इसका आंसर क्या बना? डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू। बताइए सोशल अकाउंट। तो सोशल से बेसिकली क्या है? जहां भी सोशल वर्ड आता है, सोशल काम कौन करता है बेसिकली इकोनॉमी में? गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, बट वो अप्रूव्ड किसके द्वारा होता है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। वो अपने अपने स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के द्वारा उस हिसाब से लगाया जाता है, तो ठीक है। तो क्या बताया था मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में? जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो किसके अंदर आता है? फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी एक तरह का क्या है? सोशल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा क्लासिफाइड किया जाता है? ए इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर, बी एंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, या सी एसेट लायबिलिटी एंड डेट पोजीशन, या डी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। बताइए आप। इसका आंसर जो है ना, अभी बताया मैंने, इनकम और एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी में ही आता है। तो इसका आंसर क्या बना हमारा? ए। ध्यान रखिए ये सारे नहीं है, ये नहीं है उसके। क्या नहीं है? सोशल अकाउंटिंग सिस्टम का क्लासीफाई नहीं करते हैं। ये देखिए ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एस्टिमेटिंग द बजट डेफिसिट द ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज टू एक्सक्लूड। देखिए जब हम बजट डेफिसिट मतलब एस्टिमेट करते हैं तो उसका ऑफिशियल अप्रोच क्या होता है? इंडिया को एक्सक्लूड, उसमें से कौन सा पार्ट एक्सक्लूड करना होता? तो ए है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, बी है हमारा बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और सी है हमारा ड्रॉइंग डाउन द कैश बैलेंस, और डी है हमारा बोरोइंग फ्रॉम कैश रिजर्व बैंक इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड मींस एडवांस। तो इसका आंसर थोड़ा गैस कीजिए आप। क्या पूछा गया? इन एस्टिमेटिंग बजट डेफिसिट। देखिए बजट डेफिसिट अभी बताया मैंने, क्या बजट में घाटा है, ठीक है। तो द ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज टू एक्सक्लूड, किस चीज को वो एक्सक्लूड करते हैं? देखिए जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है ना, ये इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि बजट डेफिसिट तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म, तो फ्रॉम द मार्केट ये कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, ये इंक्लूड होगा उसमें बजट डेफिसिट में। बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लिए हैं तो वो भी बजट डेफिसिट में इंक्लूड होगा, ठीक है। और फिर क्या है? डी बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द वे ऑफ मीन्स एंड एडवांस, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर क्या होना? सी, दी ड्रॉइंग डाउन द कैश बैलेंस, ठीक है, इज अ अप्रोच इन इंडिया टू एक्सक्लूड ड्रॉइंग डाउन द कैश बैलेंस, ठीक है। तो जो बजट डेफिसिट है वो क्या है कि एस्टिमेट किस चीज को करता है? ये ऑफिशियल अप्रोच है हमारे देश में, ठीक है, किस चीज के लिए? टू एक्सक्लूड ड्रॉइंग डाउन ऑफ द कैश बैलेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना हमारा? सी। ध्यान रखिएगा इसको। ये देखिए काफी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बार बार जो पूछे गए ये हम लाए हैं आपके लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके थ्रू ही आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इसी टर्म्स यही क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको, आप अगर समझ लोगे तो ये एकदम ही वहां पे आंसर क्लिक होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि हमने जो मनी एंड बैंकिंग होते हैं उसके 4 पार्ट पहले कवर किया, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। और पॉलिटी भी का भी वीडियो है हमारे चैनल पे, उसे भी जरूर देखें, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे ही हमने वहाँ भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द, बताइए क्या है?
जो सिंगल लार्जेस्ट आइटम है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ, जो गवर्नमेंट खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया इन रिसेंट ईयर, किस पे? ए डिफेंस, बी सब्सिडीज, सी इंटरेस्ट पेमेंट, या डी जनरल सर्विस। बताइए फटाफट। तो जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है ना, वो क्या है हमारा? इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। देखिए ये जो हम डिफेंस के आइटम्स खरीदते हैं, ये भी हम इसका पेमेंट एक बार में नहीं करते, उस पर क्या इंटरेस्ट चलते रहता है, इंटरेस्ट चलते रहता है। सब्सिडीज वगैरह इस पे तो ये तो जनरल टर्म है, इस पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा नहीं होता, खर्चा होता है जनरल सर्विस, ये तो इतना नहीं, इससे पैसे आ ही जाते। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो भी हम इकोनॉमी को संभालने के लिए या बाहर के देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसमें जो इंटरेस्ट जाता है ना, वो सबसे ज्यादा खर्च है गवर्नमेंट का। ठीक है, ये लार्जेस्ट आइटम है एक्सपेंडिचर का, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ये बताइए। इन बजट फिगर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट इज, फिजिकल डेफिसिट बजट फिगर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, या सी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट प्लस मार्केट बोरोइंग, या डी सम ऑफ बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। तो क्या पूछा है? देखिए बजट इन द बजट फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिजिकल डेफिसिट पूछा गया। तो फिजिकल डेफिसिट किस चीज को टर्म करता है? सम ऑफ द बजट डेफिसिट, जितना भी बजट, पूरे बजट में जितने का घाटा है, ठीक है, और उसके ऊपर से जो गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरोइंग की है, जो मार्केट से बोरोइंग का मतलब होता है पैसा जो मार्केट से लिया है, और उस गवर्नमेंट की जितनी लाइबिलिटी है, ये तीनों मिला के क्या बनता है हमारा? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट है और मार्केट बोरोइंग है, तो नहीं, ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी नहीं होगा, और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना हमारा? डी। ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी बजट में घाटा हुआ है, उसमें से जो गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरोइंग की है, और उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्या होती है? जो हमें फर्दर पे करनी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला कुछ, ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। In the budget figures of the government of India, the difference between total expenditure and total receipt is called। देखिए यहाँ पे है ना, टोटल क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट को क्या कहते हैं? मतलब डिफरेंस तो वही हुआ ना, माइनस करके। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर से पूछता हूँ कि इन द बजट फिगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in budget figures the government of India, the difference between total expenditure and total receipt को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बजट डेफिसिट। तो इस डेफिसिट, ठीक है, तो इसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट पूछा गया था, वो अगले क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा? इसका क्या आंसर बना हमारा? बी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड budget deficit, while physical deficit is referred to difference between total receipt and expect government borrowing and total expenditure। ठीक है, ये इसका ही बताया मैंने, ये वाला इसका बजट डेफिसिट हुआ वो। ठीक है, ये जो था फिजिकल डेफिसिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21st। द गवर्नमेंट फिगर्स इन द बजट फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, पेंशन, सोशल सर्विस एंड लाइक द पार्ट ऑफ, ये सब किसके पार्ट है? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, ये पहले ही बताया मैंने, सब्सिडीज, पेंशन, सोशल सर्विस, ये किसके पार्ट है? बताइए आप। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर, बी है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी है पब्लिक डेट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या डी है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए प्लान एक्सपेंडिचर में ये सब नहीं आता है। ठीक है, बी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सी ऑप्शन है हमारे पास पब्लिक डेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डी है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बी नहीं है, सी भी नहीं है, पब्लिक डेप्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसका आंसर बना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली
ये सारे फॉर्म में आते हैं, इंटरेस्ट, सब्सिडीज और पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर दोनों बजट में स्क्रैप्ड होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में होते हैं, ये रिप्लेस किसको करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। देखिए दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। CAA से कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें करंट रिलेटेड टर्म्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। और कैपिटल क्या होता है, करंट अकाउंट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और कैपिटल अकाउंट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की डील होगी वो किसके लिए होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और जो शॉर्ट टर्म होती है वो किसके थ्रू होती है, करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। इसका जो और ज़्यादा डिफरेंस है ना, वो मैं आपको किसमें बता दूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा, मतलब अभी हम वो चैप्टर पढ़ेंगे अगला, जिसमें अगला चैप्टर जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही है सारा, उसका मतलब जो मेन मेजरमेंट होगा वो सारा मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू इन करंट अकाउंट। तो आप सोच के बताइए जरा मुझे कि क्या होगा, ठीक है। आपके पास है थोड़ा टाइम है, मैं दे रहा हूँ, आप सोचिए थोड़ा इसे, ठीक है। तो जो इसका मतलब आंसर है, ये क्या है, बजट डेफिसिट बजटिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या बना, बजट और डेफिसिट बजटिंग। क्योंकि क्यों कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू इन करंट अकाउंट, ठीक है, इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। कि जो करंट अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो है इनकम से ज्यादा हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में जो है उसका घाटा हो जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। टू हैंडल दिस डेफिसिट बजटिंग मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज यूज, ठीक है। तो इस घाटे को जो कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मोनिटाइजेशन इन डेफिसिट, ठीक है, मोनिटाइजेशन इन मोनेटाइजेशन इन डेफिसिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनेटाइजेशन इन डेफिसिट। जो भी करंट अकाउंट में इसका घाटा होगा, जब एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू को एक्सीड कर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बजट डेफिसिट, डेफिसिट बजटिंग, ठीक है। और उसको मतलब रिमूव करने के लिए, उस डेफिसिट घाटे को हटाने के लिए क्या करती है, मोनेटाइजेशन यूज करती है। इसे डेफिसिट मोनेटाइजेशन होता है बोलते हैं। डेफिसिट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसमें पैसा डाल देना, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, अगर ज्यादा डाल देगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उसके भी अलग टर्म्स होते हैं। तो ये देखिए काफी बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल गेन is referred to which goods which refer to गुड्स भी, मतलब कौन कैपिटल गेन कौन से गुड्स पे रेफर करता है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फर्दर कैपिटल, बी हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या सी डायरेक्टली गो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, या डी क्या है, फाइंड मल्टीपल यूजेस। देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है मनी एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, ठीक है। या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कैपिटल लगाते हो, तो एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हम डे बाय डे, मतलब मान लीजिए अब अगर मेरी कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, जैसे मैं फोन ही बना रहा हूँ, ठीक है, फोन बनाने के लिए मशीन यूज होती है, तो मशीन वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पेट्रोल लग रहा है, डीजल लग रहा है उसको चलाने के लिए, ठीक है। और जो डेली दिहाड़ी वाले, डेली वेजेस वर्कर होते हैं, उनको देने के लिए पैसा लग रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, WC। और जो फिक्स कैपिटल होते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या हमारा फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो इसमें बोला है कैपिटल गेन्स, मतलब कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है, कैपिटल पे गेन हुआ है, तो वो क्या रेफर करेगा, तो वो क्या होता है, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास एक मशीनरी थी, तो मैं 10 यूनिट गुड्स बनाता था, 10 मोबाइल बनाता है, ठीक है। तो अब कैपिटल गेन हुआ है, मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हुई है, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए एक और मशीनरी आ गई, तो एक और, तो अब मैं 20 बनाऊंगा। तो वही है कि कैपिटल गेन से क्या होता है, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
क्वेश्चंस काफी आसान ही होते हैं, बस थोड़े वर्ड्स टिपिकल होते हैं, तो उसको आप समझते जाइए तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per 2016-17 budget, the largest source of money to the government of India is A. Income tax, B. Non-tax revenue, C. Corporation tax या D. Borrowing and other liabilities। बताइए आप। 2016-17 का जो बजट था उसमें से लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्या था, कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स क्या था गवर्नमेंट का पैसा आने का 2016-17 के बजट के हिसाब से। तो इसका क्या है, डी, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। जो मार्केट से उन्होंने बोरो करी थी वो था गवर्नमेंट का सबसे लार्जेस्ट सोर्स, ठीक है, 2016-17 के बजट के हिसाब से। तो ये चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि 2000 अभी जो 18 और 19 है उस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट की सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या थी, बताइएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, गूगल कीजिए, पढ़िए उसके बारे में, ठीक है, और बताइएगा जरूर, ठीक है। और पहले वीडियोस में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसका भी जवाब दीजिए, उसे भी देखिए, और पॉलिटी का भी वीडियो है उसे भी देखिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो कौन सा है करंट रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होता, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बताइए इसका आंसर। देखिए टैक्स रेवेन्यू है ना, ये करंट रेवेन्यू में इंक्लूड होता है, नॉन टैक्स ये भी होता है, और ये इंटरेस्ट पेमेंट ये भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना हमारा, सी, लोन, ठीक है, ये इसका आंसर बना। लोन इज नॉट इंक्लूडेड इन द current revenue of the union government, ठीक है। revenue is amount that government is actually receiving during द ईयर इंक्लूडिंग टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एक्चुअल में जो पैसा रिसीव करती है ना वो क्या होता है, उनका करंट रेवेन्यू होता है। जैसे टैक्स है तो ये एकदम पैसा आता है गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये इसमें भी मतलब पैसा तो गवर्नमेंट के हाथ में आता है। देखिए लोन के थ्रू भी आता है, बट लोन क्या होता है, एक स्पेसिफिक मकसद के लिए लिया जाता है, उसे रख नहीं सकते हम, अगर हमें कुछ काम है तभी हम लोन लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने अगर कुछ पैसे दिए हैं मार्केट में तो उस पर इंटरेस्ट आएगी, तो वो भी क्या होगा, उसका करंट रेवेन्यू होगा। तो इसमें क्या आंसर बना हमारा, लोन, ठीक है। लोन उसका नहीं है पार्ट, इसका करंट रेवेन्यू का। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। देखिए फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको काफी अच्छे से बता दिया, तो आप इसका आंसर थोड़ा बताएं मेरे को, आप सोचे एक बार, ठीक है। तो पहला, जैसे इसका पहला है सी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड डी क्या है, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए जो फिजिकल पॉलिसी है ना उसका क्या है, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अच्छी रहे, तो उसके लिए वो फिजिकल पॉलिसी करती है, ठीक है। तो मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ, मतलब क्या होता है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो गवर्नमेंट हमेशा कम करना चाहती है, तो ये भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत हाई जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, और अगर वो कॉमन यूज में है तो गवर्नमेंट उसमें पैसा डाल के सब्सिडी कर देती है उसे। अब ये नहीं आईफोन 1 लाख का मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसमें पैसे डाल के आपको 40,000 का दिलवा देगी, नहीं, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे एलपीजी है, अगर वो 1,000 रुपए का मिल रहा है और कोई एरिया है जो उसे नहीं खरीद पाएगी 1,000 रुपए में, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसके लिए पे कर देती है 500, आप 500 पे कर सक, अगर पावर है पे करने की तो, मतलब उस एरिया की पावर है तो वो उस हिसाब से 500 गवर्नमेंट पे कर देती है, तो वो क्या हुआ, एक प्राइस स्टेबिलिटी हुआ। तो इसका आंसर क्या है, ए, कि कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल पॉलिसी का, ए, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि लिक्विडिटी, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन ही आता है। बट हाँ डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करने के लिए मार्केट में पैसा डालती है, बट ऐसे नहीं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, ऐसे तो फिर अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और अमीर गरीब हो जाएंगे, और प्राइस और बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, 27, द इंडस्ट्री हैविंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, कौन से इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये तो पता होना चाहिए वैसे। ए टी, बी सीमेंट, सी स्टील या डी जूट, बताइए। तो जो
वैसे चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट किसका है, तो ये आप मेरे को बताइए। देखिए पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला वाला जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग इन इंडिया। ये भी आसान है, वैसे पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है या वर्क काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं वो है बी, हमारा एग्रीकल्चर। इंडिया में इसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एज अ वर्किंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बता दिया मैंने। 29, the system of budget was introduced in during the voice royalty of. The system of budget was introduced in India during the voice royalty of A. Canning, B. Dalhousie, C. Ripon या D. Elgin। तो किसके वॉइस रॉ में सबसे पहले बजट इंडिया का इंट्रोड्यूस हुआ था? ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद पॉलिटी में भी था। आप लोग देखिएगा वीडियो और बताइएगा कि या पॉलिटी का ही पार्ट है ये, बट हाँ बजट है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स का भी है। तो जो है इसका आंसर है ए। लॉर्ड कैनिन के अंदर क्या हुआ था, ये बजट इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कैनिन के वॉइस रॉय में, वॉइस रॉयल्टी में। ये पहली बार जो है इंडिया में बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 18 फेब को, 18 फेब 1860 में, ठीक है। 18 फेब 1860 ईस्वी में जो है पहली बार बजट हुआ था हमारे देश में, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कैनिन, ठीक है। और ये पास किसके द्वारा, ये बजट प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला बजट हमारे देश का किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब रिप्रेजेंट किया था, उसका नाम क्या था, जेम्स विल्सन, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये 1860 18 फेब 1860 को पहली बार बजट हमारे देश में आया लॉर्ड कैनिन के वॉइस रॉयल्टी के अंदर, और जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इनमें से कौन सा वो पूछ रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट उस पर खर्चा तो करती है लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता हमारे देश में, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और इसको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिए जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होगा, लेकिन क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट का खर्चा भी है। तो ए एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विस, देखिए इस पे जो खर्चा करेगी वो तो डेवलपमेंट का है। बी क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विस, ये भी डेवलपमेंट है। सी ग्रांट्स टू स्टेट्स, अगर वो स्टेट को कुछ पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो भी उसका खर्चा है, लेकिन वो क्या है, डेवलपमेंट के लिए होगा या कुछ ना कुछ मोटिव होगा उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना, डी डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है ना, वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आता। देखिए मतलब ये ट्रूथ है कि अगर हम, जैसे राफेल आया अभी हमारे देश में, तो उससे हमारे देश का कोई विकास थोड़ी हुआ। ऑल्दो हमारे देश की मतलब आर्मी सेक्टर, एयरफोर्स सेक्टर, मतलब डिफेंस हमारे देश की बहुत अच्छी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसका कोई डेवलपमेंट में डिफेंस सेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर डी। चलिए थैंक यू, इसके साथ हमारा जो बजट का पहला पार्ट है वो खत्म हो गया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियोस को देखिए, समझिए, ठीक है। और जो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि उसी से पता लगता है हमारा मेहनत सही हुआ नहीं हुआ कहाँ। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और पॉलिटी की वीडियोस है, काफी अच्छी वीडियोस है, उसे भी जरूर देखें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।